नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल के बस्तर दौरे और उसके सियासी मायने की। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से प्रदेश में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों को साधने की कवायद में जुटी हुई हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी आदिवासियों का भरोसा जीत पाएगी? क्या कांग्रेस फिर से आदिवासियों का भरोसा जीतने में कामयाब होगी? क्या आदिवासियों का वोट पाना बघेल सरकार के लिए कहीं बड़ी चुनौती तो नहीं? क्या हसदेव अरण्य जैसे मामलों से कांग्रेस की परेशानी बढ़ी है? ऐसे बहुतेरे सवाल जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने अभी से आदिवासी वोटरों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस जहां दूसरी बार आदिवासी नृत्य महोत्सव के बहाने आदिवासियों को रिझाने की तैयारी में लगी है, वहीं बीजेपी भी बस्तर के बाद सरगुजा में चिंतन शिविर आयोजित करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की सत्ता में आदिवासियों की भूमिका अहम होती है। प्रदेश की 1/3 आबादी और 1/3 विधानसभा सीटों पर इनका दबदबा है। चुनाव में आदिवासियों की भूमिका पर बात करें तो फिलहाल भाजपा के 2 आदिवासी विधायक हैं। कोरबा से ननकीराम कंवर और गरियाबंद से डमरूधर पुजारी विधायक हैं। बस्तर और सरगुजा में भाजपा के पास एक भी विधायक नहीं। राज्य बनने के बाद भाजपा ने आदिवासियों के लिए आरक्षित 23 सीटें जीती थीं। वहीं 2008 में 19 और 2013 में 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2018 में कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की। फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कुछ अपवाद को छोड़कर देखें तो भूपेश बघेल आदिवासियों के मुद्दे को काफी गंभीरता से लेते हैं और बिना देर किए उस पर एक्शन भी लेते हैं। बघेल छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा उत्सव में शामिल होने 2 दिन के बस्तर प्रवास पर रविवार को जगदलपुर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तुरही बजाई और आदिवासी नृत्य पर जमकर थिरके। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी आदिवासियों का भरोसा जीत पाएगी? क्या कांग्रेस फिर से आदिवासियों का भरोसा जीतने में कामयाब होगी? क्या आदिवासियों का वोट पाना बघेल सरकार के लिए बड़ी चुनौती है? और सवाल ये भी कि क्या हसदेव अरण्य जैसे मामलों से कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है? फिलहाल चुनाव में 2 साल का वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों की सक्रियता देख लगता है कि दोनों ही दलों के लिए आने वाला चुनाव बड़ी चुनौती है। कांग्रेस हाल ही में कई मुद्दों से नाराज आदिवासियों को मनाने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी नाराज आदिवासियों का भरोसा जीतने में जुटी हुई है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो जिस प्रदेश में ओबीसी के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक लगभग 32% का आदिवासी समुदाय पर निर्भर हो, तब फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या 2023 के चुनाव के लिहाज से इनको साधना अब बेहद महत्वपूर्ण हो गया है? और क्या इसी वजह से लगातार अब इस तरह की कवायतें राजनीतिक दलों की तरफ से देखने को मिल रही है? चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। सुशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अजय गंगवानी जी हमारे साथ हैं, मीडिया समन्वयक हैं पीसीसी से। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज डॉक्टर सत्यप्रकाश सर, आप ही से शुरुआत करते हैं। अगर ओबीसी का जिक्र किया जाए तो छत्तीसगढ़ में लगभग 47% से ज्यादा ओबीसी वोट बैंक है, और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर आता है तो सबसे बड़ा वोट बैंक आदिवासी समुदाय का आता है। यही वजह मानते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, अब दोनों उन्हें साधने की कोशिश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल दीपेश जी, आपने सही फरमाया है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो निर्णायक वोट है वो छत्तीसगढ़ की पूरी 90 सीट्स में जो 1/3 सीट्स आदिवासियों के रिजर्व हैं, वो बहुत निर्णायक रहती हैं सरकार बनाने के लिए। और ये जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में नहीं चलता हूँ आपको, तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बनती थी, उसके पीछे वहाँ की जो 90 सीट्स हैं छत्तीसगढ़ की, उन सीट से आदिवासी की सीट्स बहुत मिल जाती थी, जिसके कारण कांग्रेस हर बार सत्ता में मध्य प्रदेश में आ जाती। अब देखिए, जब 2018 में जो चुनाव हुआ, उसमें आप जितनी भी सीट्स हैं वहां पर भी 1/3 सीट्स हैं लगभग। उन 1/3 सीट्स में, टोटल सीट्स में आप देखें तो कांग्रेस को आदिवासी सीट कितनी मिली?
और भाजपा को कितनी मिली। भाजपा के पतन का कारण भी यही रहा सबसे बड़ा जी। कि वहां का जो आदिवासी वोट है वो भाजपा से नाराज हो गया। अब देखा होगा आपने कि कुछ दिन पहले डी पुरंदेश्वरी ने जो कार्यक्रम हुआ था वो भी आदिवासी बेल्ट में हुआ, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग बस्तर बीजेपी एक्टिविस्ट का हुआ। अब आगामी सरगुजा में है और भूपेश बघेल जी का आपने जी देखा होगा कि भूपेश बघेल जी अभी से नहीं, आप देख रहे हैं कि वो आदिवासियों को अपने आप से कनेक्ट करने के लिए या कांग्रेस से कनेक्ट करने के लिए बहुत बेहतर प्रयास की ओर है। क्योंकि सीएम हाउस में आदिवासियों के त्योहार मनाना, उसमें खुद नृत्य करना, हर आदिवासी के त्योहार को राजनीतिक या सरकारीकरण करना, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं उनको आकर्षित करने का एक तरीका है। मैं आपको सीधे सीधे बताऊं जी जी कि जो आदिवासी वर्ग है उसको अपनी संस्कृति से सबसे अधिक प्रेम है। आप उससे कुछ भी डेवलपमेंट बोलते रहो कि ये डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट, फलाना डेवलपमेंट, लेकिन बेसिकली जो बेसिक आदिवासी है उस तक डेवलपमेंट पहुंचाना आज भी सरकारों के लिए टेढ़ी खीर है। केवल जो डेवलपमेंट है वो आंकड़ों में है, हाँ पहुंचता है, लेकिन उनके दलालों तक पहुंचता है। इसलिए वो तो केवल अपनी संस्कृति, अपना जंगल, अपनी जमीन और अपना जल, इन चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और उनका सबसे बड़ा धर्म उनकी संस्कृति को बचाए रखना या उनकी संस्कृति में घुल मिल जाना। अच्छा, मैं एक दीपेश जी बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं आपको, जो मेरा अपना अनुभव है कि अगर हमें किसी के साथ जुड़ना है, हम किसी दूसरे कम्युनिटी में जाना चाहते हैं और हम दूसरी कम्युनिटी से हैं, तो हम क्या करते हैं कि प्रयास करते हैं कि उनके क्रियाकलापों यानी उनके जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज हैं उनमें घुल मिल जाए, पहला। दूसरा, उनकी बोली में घुल मिल जाए कि उन्हीं की बोली में बात करने लगे, तो वो क्या होता है कि उनको कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, मध्य प्रदेश में रीवा क्षेत्र है तो वहां के जो राजनेता हैं, आपने देखो मध्य प्रदेश में कोई बोली का प्रभाव नहीं है, जनरली हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन रीवा के क्षेत्र के जो लोग हैं अपने क्षेत्र के लोगों से रेवाड़ी ही बोलते हैं। तो उसके पीछे क्या है कि वो अपने जनता से अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल, जहां आदिवासी आज भी जीवित खींचने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, बहुत मजबूत है। और यही वजह है कि संस्कृति से कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है। आप सर साथ में रखिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वापस लौटता हूं आपके पास। सुशांत शुक्ला जी, एक बड़ी बात का जिक्र डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी किया है और उसी सवाल के साथ मैं आपके पास आता हूं। वो सवाल यही है कि ऐसा क्या हुआ कि आदिवासी वोट बैंक लगातार बीजेपी से छिटकता चला गया और स्थिति ये आ गई कि 2018 के बाद मात्र 2 सीट अब आपके पास आदिवासी जो बहुल्य सीटें हैं वो बची हुई हैं। को नजरअंदाज नहीं करूंगा, परंतु एक बात मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य, जब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में वृहद आदिवासी समाज की बात आती है तब विधानसभा चुनाव जनादेश कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने उसकी परिणति के रूप में क्या दिया छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज को? सिलेगर की घटना दी। आज आदिवासी समाज उस कोल ब्लॉक के विरुद्ध में सड़क पर है जिसके लिए मुख्यमंत्री मिलने के पूर्व सीएम इन वेटिंग जब मिल लेते हैं टीएस सिंहदेव जी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पास समय देते हैं और उनसे ज्यादा चैतन्य तो महामहिम राज्यपाल की भूमिका दिखती है प्रांत में, जो इन्होंने आदिवासी समाज से स्वयं है और आदिवासी समाज की आवाज को सुनने को तैयार रहे हर दौर। आपने एक प्रश्न पूछा भाजपा के गिरते जनाधार पर आदिवासी समाज, मैं आपकी इस बात का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। विधानसभा के बाद तत्काल लोकसभा का चुनाव हुआ जी, और आप देखिए कितनी बड़ी परिणति है कि ये बहुत बड़ा बम्पर जनादेश देने के बाद मात्र 5 महीने भी उस जनादेश को संभाल के नहीं रख पाए और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बार फिर पुनः लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी को जनादेश मिला, जिसकी परिणति ये हुई कि प्रदेश की एक महिला, सशक्त महिला नेत्री जो सरगुजा से सांसद है, आज केंद्र में केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री में उत्पन्न कर रहे हैं जी। लेकिन सुशांत जी, सवाल यहीं से तो खड़ा होता है ना कि लोकसभा चुनाव से प्रदेश में सरकार तो नहीं बन सकती। मेरा सवाल इसलिए आपसे ये था कि बस्तर में आप लोगों ने एक आयोजन किया और अब आप सरगुजा में करने जा रहे हैं। ये दोनों ही वो क्षेत्र है जहां पर एक भी सीट बीजेपी के पास वर्तमान परिस्थितियों में नहीं है। सर सवाल सुन लीजिए सुशांत जी, सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल इसलिए यहां पर ये शुरू होता है कि राज्य बनने के बाद सबसे पहला जो चुनाव हुआ 23 सीटें आपको आदिवासी बहुल्य मिली, उसके बाद आप 2013 में 19 पर आ गए,
फिर उसके बाद आप 11 पर आ गए, फिर अब वर्तमान परिस्थितियों में आपके पास एक भी नहीं है। 3 जरूर आई थी 2018 में, वो एक दंतेवाड़ा भी चली गई। तो ये जो एकाएक अब जब आदिवासी वोट बैंक आपसे खिसक रहा है, तो क्या इसको साधने में ये बस्तर के बाद अब सरगुजा का जो आयोजन है वो सफल हो पाएगा? आपने वरिष्ठ पत्रकार जी से मदद तो छत्तीसगढ़ की राजनीतिक विरासत पर बात की और उन्होंने इतिहास को बताया, परंतु मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ सबसे ज्यादा संगठनात्मक कब्जा करने वाली पार्टी की रूप में पहचानी जाती है और हमारा मदद सक्रिय है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2003 में जब अजीत जोगी जी का दौर था, तब भी बस्तर से माननीय दिलीप सिंह यादव जी ने एक यात्रा, अश्वमेध यात्रा चालू की और लगातार हर वर्ष बस्तर और सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक कार्य चलता रहा। ये कोई चुनाव मिशन का कार्य नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय जीवंत कार्यालय है और एक कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के लिए काम नहीं करता, राष्ट्र में पुनर्निर्माण, भारत के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से लेकर काम करता है और छत्तीसगढ़ को बढ़ा है भाजपा ने, कांग्रेस की तरफ लूटा नहीं है छत्तीसगढ़। लेकिन उसके बाद भी अगर आदिवासी छिटक रहे हैं तब फिर सवाल खड़े होते हैं ना सर कि उन्हें कैसे आप अपने पाले में लेकर आ पाएंगे। साथ में रहिए, अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। लौट रहा हूँ शुक्ला जी, लौट रहा हूँ। अजय जी, कहीं यही स्थिति अब कांग्रेस के साथ तो निर्मित नहीं हो रही है कि अब धीरे धीरे आदिवासी कांग्रेस से भी छिटकते चले जा रहे हैं? यही वजह क्या कि अब उनको साधने की कोशिश और कवायद शुरू हो चुकी है? दीपक जी, मेरा निवेदन थोड़ा सा समय देखिए, बहुत सारी बातें होती है, मैं सबका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, 15 सालों तक लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार थे, उनकी प्राथमिकताओं में कभी गरीब आदिवासी किसान मजदूर रहे नहीं, सिर्फ सारे निर्णय पूंजीपति और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लिए गए। और देखिए, कहीं ना कहीं आज सच को स्वीकार करने में सुशांत शुक्ला जी सहमत नहीं हो रहे हैं, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। आज बस्तर की पूरी 12 आदिवासी सीट की बात करें, सरगुजा की 13 आदिवासी सीट की बात करें। सुशांत जी इंटरप्ट मत करिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। अजय जी को अपनी बात रखने दीजिए। लौट रहा हूँ सुशांत जी आपके पास। अजय जी बोलिए। कहीं ना कहीं देखिए, बस्तर की 12 आदिवासी सीट की बात करूं दीपेश जी, सरगुजा की 13 आदिवासी सीटें, कुल 29 में से 25 सीटें हमारी कांग्रेस के पास है। कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदिवासियों को लगातार ठगा गया। चाहे एक आदिवासी परिवार को नौकरी देने की बात करूं, एक आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देने की बात करूं, और इनके जो जमीनों और अधिकारों के संरक्षण में कानून बनाने का वादा किया गया और अंत में क्या किया गया, 1707 किसानों की 4200 एकड़ जमीन टाटों को सौंप दी गई। तो कहीं ना कहीं लगातार आदिवासियों के साथ झूठे वादे का जो ठगा गया, उसी का आधार 2018 के विधानसभा चुनाव रुकता। और आज देखिए, कहीं ना कहीं बस्तर के चिंतन शिविर की बात करें, चिंतन की वजह उसको चिंतन शिविर कहना ज्यादा उचित है दीपेश जी। आज उस चिंतन शिविर के बाद निकल के क्या आता है, इनकी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी कहती है कि अगर इनके कार्यकर्ता थूक से मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को बहा दे, तो कहीं ना कहीं अभी भी गंगवानी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है सर, क्या अभी भी बीजेपी के 15 साल की नाकामियों को गिनाकर आप आदिवासियों को अपने पाले में लेकर आएंगे, या अपने 4-5 सालों की उपलब्धि को गिनाकर आदिवासियों को अपने साथ जोड़ेंगे? अब तो आपके कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाइए ना सर, नाकामियां कब तक गिनाते रहेंगे? दीपेश जी, मैं दोनों पे आ रहा था, मैंने पहले नाकामी गिनाई, अब मैं अपनी बात बता रहा हूं। सर, पहले इंसान अपनी खूबी बताता है या दूसरों की कमियां गिनाता है? आवाज नहीं आ रही है। मेरा सवाल यह है सर कि अब भी इतना काम करने के बाद भी अगर आदिवासी आपसे छिटक रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर बस्तर से चलकर पैदल यात्रा रायपुर तक निकाल रहे हैं, तब फिर कैसे आदिवासियों को साथ पाओगे? सर, सिलेगर भूल गया इन्होंने, सिलेगर। लगता है अजय जी आप तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। वापस लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर हम वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो आदिवासी अभी भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है। बस्तर से पैदल चलकर अगर रायपुर तक आदिवासी समुदाय पहुंच रहा है अपनी मांगों को लेकर, तब फिर स्थितियों को समझने की कहीं ना कहीं दरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। भाजपा के प्रवक्ता ने एक हिस्ट्री का जिक्र किया है, मैं थोड़ा सा उस चीज पे भी जानना चाहता हूँ। नाम उन्होंने लिया है भाजपा को पालने पोसने बड़ा करने वाले। अगर कोई छत्तीसगढ़ में था तो वो दिलीप सिंह जूदेव थे, लेकिन उनने मेनली क्या किया, ये चीज बताऊं। उन्होंने सबसे ज्यादा काम धर्मांतरण के रोक पर किया।
और भाजपा का प्रचार प्रसार उसी आधार पर किया, जिसके कारण भाजपा छत्तीसगढ़ में अपने पैर पसार पाई। अब रही बात आपके सवाल की कि जो छत्तीसगढ़ का आदिवासी है, जैसे आपने हसदेव जो की प्रोजेक्ट की बात करें या लेमरू प्रोजेक्ट की बात करें, इन दोनों में जो माइनिंग का जो इशू है वो वाकई आदिवासियों के ऊपर कठोरा घात है। क्योंकि आदिवासी से अगर जल छिनता है, मैं बार बार वही चीज कहता हूं, जंगल छिनता है, जमीन छिनती है, तो उसकी स्वतंत्रता भंग होती है। यानी उसको ये लगता है कि मेरे परिवार का, मेरे घर का, मेरा अपना कोई उससे दूर हो रहा है। और जब माइनिंग एक्टिविटीज वहां होगी तो कहीं ना कहीं उनके दिल का दर्द झलकेगा। और वो परिणति हुई कि वो पैदल चलकर रायपुर तक आए। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को आप यहां देखें, चाहे आप जो यहां पर कोल माइनिंग की जो ब्लॉक्स आवंटित हुए हैं, आपको सुनना जरा बेहतर कि वो किसने किए हैं, कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी। बकाया का परमिशन कौन ग्रांट करता है, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कांग्रेस, बीजेपी दोनों कहीं ना कहीं कोल माइनिंग के लिए वहां सहमत हैं। अगर सहमत नहीं होते तो ना तो जगह आवंटित करने के लिए परमिशन कोई प्रपोजल भेजता वहां, तो कांग्रेस नहीं भेजती। वहां से अगर भेज भी जाता, अगर भाजपा के लीडर इतने उनके लिए चिंतित थे, तो वहां से आवंटन क्यों हुआ। तो सीधी सीधी बात यह है कि आदिवासियों को अगर उनके दिल को, दर्द को समझना है तो हमें वो गहराई में उतरना पड़ेगा। थोड़े से अपने रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं, अगर वो कम भी होते हैं, उनके दूसरी तरीके से उनको लिया जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट यही वजह है कि दोनों एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आरोप लगाते रहते हैं और वोट बैंक की राजनीति के आरोप दोनों तरफ से कहीं ना कहीं लगते दिखाई देते हैं। सर लौट रहा हूं आपके पास, एक बार फिर अजय जी का रुख करूंगा, क्योंकि बीच में उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी हमारी उन तक। अजय जी, वापस से उसी सवाल के साथ आता हूं सर कि आपकी सरकार है वर्तमान में और आप लगातार आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी आदिवासी नाराज हैं, अगर उसके बाद भी बस्तर से चलकर रायपुर तक वे पैदल आ जाते हैं अपनी मांगों को लेकर, तब फिर उन्हें कैसे साथ पाएंगे? ये बड़ा सवाल नहीं है? देखिए कहीं कि दीपेश जी, आप कांग्रेस के काम की बात कर रहे थे, बताना चाहूंगा हमने ग्राम स्वराज के सपने को लेकर काम किया है। तेंदुपत्ता के समर्थन मूल्य की बात करूं 2500 से 4000, पहले 7 वनोपज की खरीदी की जाती थी, अब 52 खरीदी की जा रही है। पिछले साल 73% पूरे देश में सर्वाधिक था। और अभी जो 3 माह के आंकड़े हैं दीपेश जी, 88.36%, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में सर्वाधिक वनोपज खरीदी लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है। 1707 किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापस की गई, 4,84,000 पट्टे पूरे देश में सर्वाधिक है। तो लगातार हमने आदिवासियों के हितों के निर्णय लिए गए। लेकिन उसके बाद भी अगर हसदेव अरण्य का मामला हो, उसके बाद भी अगर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने का मामला हो, जिसके खिलाफ आदिवासी लामबंद नजर आ रहे हैं, सिलगेर के मामले का भी जिक्र कर लीजिए जो सुशांत शुक्ला जी ने भी ऐड कर लिया, तो ये सारे मामले एक बड़ी चुनौती नजर नहीं आते अजय जी? दीपेश जी थोड़ा समय देंगे, दोनों बातों का जवाब दूंगा। अब सबसे पहले अगर सिलगेर की बात करें तो बताना चाहूंगा, सिलगेर में नक्सलियों के द्वारा भड़काने के कारण वहां के जो ग्रामीण आदिवासी हैं, वो जो कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसके हितों के लिए है। जो सीआरपीएफ है और डीआरजी के जो कैंप है, उसका उद्देश्य क्या है? उस कैंप के ऑर्गेनाइज होने के बाद वहां पे सड़क, स्वास्थ्य, जो अन्य सुविधाएं उपेक्षित रही है उस क्षेत्र की, उस सुविधाओं को वापस बहाल करने के लिए किया जा रहा है। और हमारे दीपक बैच के नेतृत्व में 8 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिला, उनकी समस्या को सुना, उसके बाद संतुष्ट होकर उन्होंने आंदोलन को वापस किया। और दूसरी बात, कोल ब्लॉक की बात करें दीपेश जी, उसको भी जवाब देना चाहूंगा। जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री थे, तब उन्होंने जो है नो गो एरिया, 10 छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को नो गो एरिया घोषित किया था। उसमें जो ये आदिवासी का क्षेत्र ये भी शामिल था। लेकिन कहीं ना कहीं रमन सिंह सरकार ने जो नो गो एरिया की जो अनुमति थी, उसके बाद भी एनओसी दी और कोल ब्लॉक का जो आवंटन है, अब तो पिछले 4 सालों से आपकी सरकार है ना, मना कर देते, अब मत देते उसे। नहीं देखिए, जो मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 जो अब आप ब्रेक कर देते ना सर जी। संक्षेप में अजय जी अपनी बात पूरी करिए, मैं सुशांत जी का रुख करूंगा। संक्षेप में अजय जी बोलिए। लौट रहा हूं सुशांत जी, आपके पास आ रहा हूं। कोल ब्लॉक का जो आवंटन है दीपेश जी, वो पूरी तरह केंद्र का विशेषाधिकार है, वो केंद्र सूची का विषय है दीपेश जी। उसपे जो भी निर्णय केंद्र सरकार लेगी वो फाइनल है, हम उसके निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकते। आज कोल ब्लॉक के लिए आदिवासियों का आंदोलन है। आपने अगर डॉक्टर सत्यप्रकाश को भी ठीक से सुना होता तो उन्होंने इस चीज को बताया क्या कि परमिशन तो राज्य सरकार की देती है ना सर। अब क्योंकि मैं लौट रहा हूँ, समय अभाव है सर, समय का अभाव है सर। आप मेरे सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं, आप इधर उधर गोल गोल घुमा रहे हैं। आपने अभी तक नहीं बताया कि ग्राम पंचायत को नगर पंचायत के मसले को लेकर अगर पैदल चलकर आदिवासी रायपुर तक पहुंच
जाते हैं तो क्या वो आपके लिए चुनौती नहीं है? सुशांत जी अपनी बात रखिए। सुशांत जी बोलिए। मेरे को फाइनल कमेंट का मौका देंगे दीपेश जी। परिप्रेक्ष्य में अगर परसा कोल ब्लॉक जो आजकल हसदिलो अरण्य क्षेत्र में आता है, जिसको टेमरू हाथी प्रोजेक्ट से सटा हुआ है, यह राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को यूपीए गवर्नमेंट की तरह दिया गया 2011 में, और जिसको छत्तीसगढ़ में तत्कालीन सरकार ने केंद्र सरकार के अनुसूची के कार्य होने की सहमति दी। और इसी समय तत्कालीन के नेता टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी इन्होंने विरोध किया था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ की व्यवस्था को मुहावरे में पलट खींचा रहा, जिसको कहते हैं, ये कहते हुए लेबरू गुवाहाटी कॉरिडोर के 1930 वर्ग मीटर के क्षेत्र को 400 वर्ग 450 बताए। और ये अदानी का कोर ब्लॉक उस समय नहीं था, ये आज भी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोर ब्लॉक है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन राज्य सरकार ने दी थी। ये अदानी और बड़े औद्योगिक घरानों के उनको भया दोहन करते वसूली का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम गांधी परिवार के समर्थन में चल रहा है, जिसका भूपेश बघेल की सरकार भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कौन सा नेता लेकर गया? अगर ये बोलते हैं कि वहाँ में स्थानीय सांसद हैं तो मैं चुनौती देकर हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है अजय जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, संक्षेप में 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। अजय जी कहीं न कहीं सुशांत शुक्ला जी बात करें, हम दो और हमारे दो, आज कौन पूरे देश में मौजूद रखा हुआ है? ये पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से सुशांत जी आपको पूरा वक्त दिया, समय का अभाव है सर, इंटरप्ट मत करिए। अजय जी को अपनी बात रखने दीजिए। मैं लास्ट कमेंट सत्यप्रकाश जी से लूंगा। अजय जी बोलिए। सुशांत शुक्ला जी बीच में इंटरप्ट करेंगे, दोनों की आवाज नहीं आ पाएगी सर, दोनों की आवाज नहीं आ पाएगी और समय खत्म हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। सुशांत जी ठीक है मैं आप दोनों को इससे ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, एक सवाल यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आदिवासी स्कूल खोले जा रहे हैं तो क्या उसका असर कहीं ना कहीं होता दिखाई देगा? सर बहुत कम वक्त बचा हुआ, 20 सेकेंड। जी आपने अच्छी बात पूछी है दीपेश जी। एकलव्य विद्यालय कहीं ना कहीं ये उन बच्चों को, एकलव्य से तो आपको पता ही होगा एकलव्य नाम कहाँ से आया है, जंगल के आदिवासी से ही आया है। और उनको कहीं ना कहीं आगे ले जाने का एक तरीका है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आदिवासियों के विकास में एक चीज मिशनरी जो स्कूल हैं आदिवासी क्षेत्रों में, उनको अगर एकलव्य विद्यालय से आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि जो रिजल्ट तो उसका उन स्कूल से है। अजय जी आपके इंटरप्ट करने की वजह से मैं पूरा जवाब भी नहीं ले पा रहा हूँ और वक्त इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।